नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं बात करने जा रही हूँ भारतेंदु जी के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक के बारे में, जिसकी दो पंक्तियां आज भी बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। अगर शासन अच्छा ना हो, शासन करने वाला अच्छा ना हो, सरकार अच्छी ना हो, निरंकुश हो, उसके पास अपनी तर्क बुद्धि ना हो, तो दो पंक्तियां उस नाटक की आज भी हर किसी के जुबां पर है। तो वो दो पंक्तियां हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आप सही समझ रहे हैं, मैं भारतेंदु जी के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के बारे में बात कर रही हूँ, जो लिखा तो गया था अंग्रेजों के शासन के समय पे, और एक ऐसे राजा के लिए जो जिसके पास अपनी तर्क बुद्धि नहीं थी, जो निरंकुश था, जिसे शासन करना नहीं आता था, सबको एक ही लाठी से हाँकता था। लेकिन भारतेंदु जी का ये नाटक आज भी उतना ही प्रचलित और प्रसिद्ध है। आज की व्यवस्था में भी इसके लिए, अगर इस नाटक को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो आज की व्यवस्था के लिए भी ये गलत नहीं है। तो आइए जानते हैं इस नाटक के सारांश के बारे में, और इसे क्यों पढ़ना चाहिए ये भी बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले इस नाटक के बारे में बात करें तो इसके मुख्य पात्रों में हैं महंत, जो कि गुरु की भूमिका में है, और उनके दो शिष्य हैं, एक गोवर्धन दास, दूसरा नारायण दास। गोवर्धन दास जो कि यहाँ पर एक लालची पात्र के रूप में है, जो लालच करता है और हमेशा कम चीजों में ज्यादा पाना चाहता है। और नारायण दास का बहुत ज्यादा रोल दिखाया नहीं गया, बस स्टार्टिंग में है, जब महंत अपने दोनों शिष्यों के साथ उस जो अंधेर नगरी है उसके बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ तुम, पास में जो ये नगर है वहां से भिक्षा मांग कर लेकर आओ। और जाते हुए जो महंत है वो गोवर्धन दास को समझाते हैं कि देखो पुत्र, लालच मत करना, लालच करना बुरी बात है। तो गोवर्धन दास कहता है ठीक है गुरुजी, और उसके बाद वो जाते हैं, दोनों शिष्य अलग अलग दिशा में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। गोवर्धन दास जो है वो अंधेर नगरी में जाता है, और जब वो उस नगरी के अंदर पहुंचता है तो वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि चाहे सोना लो, चांदी लो, सब्जी लो, भाजी लो, सब कुछ एक टके का है। यानी कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सब कुछ एक टके का, सबका मूल्य समान रूप से। कहने का अर्थ यहाँ है ये है कि चाहे वो गधा है, घोड़ा है, बुद्धिमान है या मूर्ख है, पंडित है, ज्ञानी है या बिल्कुल ही मूर्ख है, सबका एक समान मूल्य है। तो उसे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि सब चीजें, उसे खाने का बहुत शौक था, अच्छी अच्छी चीजें वो खाता था, चटपटी तली भुनी, तो उसे खाने का बहुत शौक था। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो एक टके में मुझे सब कुछ मिल रहा है, और वो इस बात को जाकर खुशी खुशी अपने गुरु से बताता है। गुरु ठहरे परम ज्ञानी, तो उन्होंने कहा कि पुत्र, हमें ऐसे देश में या ऐसे राज्य में नहीं रुकना चाहिए जहां सब कुछ, सबका मूल्य एक समान हो, जहां मूर्ख और ज्ञानी समान रूप से एक समान देखे जाएं, ऐसे देश में हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे देश का शासक एक अच्छा शासक नहीं है, और उस वो एक निरंकुश और मूर्ख शासक हो सकता है, मूर्ख शासक है। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द इस राज्य से या इस देश से प्रस्थान कर जाना चाहिए। गोवर्धन दास गुरु की बात सुनकर ताज्जुब करता है, वो कहता है कि गुरुजी, आप चले जाइए, मैं तो यहीं रुकूंगा और जीवन के मजे लूंगा। गुरु उसके गोवर्धन दास की बातों को उस समय समझा नहीं पाते गोवर्धन दास को, तो गुरु कहते हैं कि पुत्र ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो एक बार अपने गुरु को मन से याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगा। गोवर्धन दास सोचता है कि मुझे क्या मुसीबत आ सकती है भला, यहाँ सब कुछ तो इतना सस्ता है, आराम से खाऊंगा, आराम से जीऊंगा। अब लो भाई, गुरु तो उसे छोड़कर चले गए, लेकिन अब शुरू होती है आगे की बात, जो कि इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण बात है।
तो यहाँ पे एक फरियादी है जिसकी बकरी कल्लू बनिया के दीवार के नीचे दबकर मर जाती है, और वो फरियादी जाता है राजा के पास शिकायत लेकर। कहता है, महाराज मेरी बकरी कल्लू बनिया के दीवार से दबकर मर गई, उसे सजा होनी चाहिए। तो राजा कल्लू बनिया को बुलाता है और कहता है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। अब कल्लू बनिया तो डर जाता है, कहता है महाराज मेरी गलती नहीं, ये तो दीवार चुनने वाले की गलती है, यानी दीवार बनाने वाले की गलती है, उसने दीवार सही नहीं बनाई और वो दीवार गिर गई। अब दीवार बनाने वाले को बुलाया जाता है। जब वो भी ये बात सुनता है कि उसे फांसी दे दी जाएगी, तो वो भी कहता है कि महाराज मेरी गलती नहीं है, ये तो जिसने मसाला बनाया उसकी गलती है, चूना बनाने वाले की गलती है। तो उसे भी बुलाया जाता है, यानी कि जितने जनों को बुलाया जाता है सबको फांसी की सजा दी जाती है, और हर कोई अपनी फांसी की सजा टालने के लिए एक दूसरे पर बात टालता रहता है, डालता रहता है। तो चूने वाला बात डाल देता है मशक वाले पे कि मशक वाले ने बड़ी मशक बनाई, पानी ज्यादा डला, चूना गीला हो गया। मशक वाले ने भेड़ वाले पे बात डाल दी कि बड़ी भेड़ थी, बड़ी भेड़ से मशक बड़ी बनी। भेड़ वाले ने बात डाल दी कोतवाल पे। अब देखिए यहाँ पे कोतवाल पे बात कैसे आई। भेड़ वाले ने कहा कि महाराज जब मैं भेड़ बेच रहा था तो अचानक से कोतवाल साहब आए और उन्होंने कहा जल्दी जल्दी सब कुछ समेटो। ऐसे में मैं जल्दी जल्दी में बड़ा भेड़ बेच के चला गया। तो गलती अब कोतवाल साहब की निकली। तो फाइनल ये हुआ कि कोतवाल साहब को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी का फंदा तैयार किया गया। अब जो फंदा था फांसी का वो बड़े साइज का बन गया। कोतवाल साहब ठहरे पतले दुबले इंसान। अब फांसी के फंदे के हिसाब से एक इंसान को ढूंढा जाने लगा जो कि उस फांसी के फंदे पे फिट हो सके और सजा पा सके। तो महंत दास तो खुशी खुशी खूब खा पी रहे थे और खूब मोटे तगड़े हो गए थे। उनकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट हो गई। अब उन्हें पकड़कर जल्दी से ले जाया गया राजा के पास, और राजा से कहा गया महाराज इस इसकी गर्दन इस फांसी के फंदे पर बहुत ही अच्छे से आराम से आ जाएगी, हम इसे सजा सुना सकते हैं। गोवर्धन दास ये बात सुनकर बिल्कुल चकित हो जाता है। कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे सही समझाया था, जहां पर सब कुछ एक समान हो, सब मूर्ख ज्ञानी सब एक भाव से देखे जा रहे हों, ऐसे देश में नहीं रुकना चाहिए। जहां कपूर और कपास एक समान रेट पर बिके, ऐसे देश से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। अब उसे बहुत पछतावा होता है और वो अपने गुरु को याद करता है। जैसे ही वो गुरु को याद करता है, उसके गुरु उसके पास आते हैं और उसके पास आकर कहते हैं कि पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जैसा कहता हूं बस वैसा करना, देखो आगे होता है क्या। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम फांसी पर नहीं चढ़ोगे, मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। और इस तरीके से गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। और जब वो लड़ाई करने लगते हैं तो ये देखकर राजा चौंक जाता है कि आखिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तब गुरु बताता है कि महाराज इस समय इतना अच्छा मुहूर्त बन रहा है कि जो इंसान फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ चला जाएगा, उसे स्वर्ग मिलेगा। ये सुनकर राजा चकित हो जाता है। वो कहता है कि फिर तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा और कोई नहीं चढ़ेगा, और राजा खुद को फांसी पर चढ़ा लेता है। इस तरीके से इस नाटक में भारतेंदु जी ने दिखाया है कि किस तरीके से एक राजा अपने ही न्याय प्रक्रिया में खुद फंसकर फांसी पर चढ़ जाता है। तो अगर आप इस नाटक को खुद से पढ़ेंगे तो आपको और मजेदार लगेगा। मैंने तो आपके अंदर एक दिलचस्पी जगाने के लिए इस नाटक का बिल्कुल अच्छे से व्याख्या कर दी है, आपको बता दिया है, लेकिन ये पूरा नाटक लगभग मैंने बताया, लेकिन इसके आप खुद से एक भारतेंदु जी के शब्दों में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक मूर्ख राजा के कारण पूरा देश बर्बाद हो सकता है, और पूरा देश बर्बाद होता भी है। जहां कपूर और कपास समान भाव पर बिक रहे हैं वहां क्या मूल्य रहेगा, वहां कोई भी आग लगा सकता है। तो आप इस नाटक को एक बार अपने शब्दों में
ज़रूर पढ़िएगा। इस नाटक को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत छोटा नाटक है, 6 अंकों का नाटक है। इसे आप थोड़ी देर में पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन बहुत आसानी से इसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इस नाटक को एक बार पढ़िएगा। अगली आप किस कहानी, उपन्यास या नाटक की जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।